सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स चल रहा था ना। एक कोई लिख भी लिया था ना तुम लोग ने, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स लिख लिया, प्रोसेस मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स लिखा है। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स लिखना था ना, लिखो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया? प्रोसेस मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स, वो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। ये वाला लिखना है ना, इसको लिख लो। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स मेजर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स मेजर overall performance of the project, overall performance of the project। जैसे इसमें देखा जाता है आपका लाइक प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ बजट, ये इसमें मेजर करा जाता है। और टीम प्रोडक्टिविटी, टीम प्रोडक्टिविटी ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्या परफॉर्मेंस है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इसमें मेजर होता है, बजट मेजर होता है, टीम की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के पूरा टीम ने कैसा काम किया। यहाँ पर ये नहीं होता कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया बहुत खराब काम, टीम की प्रोडक्टिविटी को मेजर करा जाता है कि इसकी अब ये कितनी तेज़ी से काम कर पा रही है। कभी होता है ना कोई नया नया आप काम करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको काम करने में, लेकिन उसी को जब आप रिपीट करें तो आप तेज़ी से कर लेंगे। पहली बार आपने कीबोर्ड जब छुआ होगा तो आपको बहुत टाइम लगा होगा उसको एडजस्ट करने में, लेकिन अब आप ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको सारी कीज़ ऐसे ही बता दें, आँख बंद करके ये वाली छू के बता देंगे, ये वाली टैब है, ये शिफ्ट है, ये ऑल्ट है, ये तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इन्हेंस हो गई। इसी प्रकार से जो डिज़ाइनर्स होते हैं उन्होंने डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3 और n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए काम करा तो उनकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। उन्होंने कई सारे कोडिंग्स करे, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कई सारी कोडिंग्स करी, तो वो कोडिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके करी तो उनकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे क्या होती जा रही है, वो ये क्या आ गया ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ चलो खैर, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है चाहे वो डिज़ाइनिंग की हो, चाहे वो कोडिंग की हो, चाहे वो एनालिसिस की हो, किसी की भी हो, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, क्लियर है ये मैट्रिक्स, है ना। अच्छा ये मैट्रिक्स अभी हम लोग पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हमने मॉडल पढ़े थे ना इससे पहले वाले में, तो अभी हमें उसमें दो मॉडल हमें और पढ़ाने हैं जो अब यूज़ होने लग रहे हैं, एक एजाइल मॉडल, एक वी मॉडल। वो हम लोग इसको
मैट्रिक्स खत्म करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। वो मैं याद दिला देना, वी मॉडल और एजाइल मॉडल पढ़ना है ध्यान से, इसको याद दिलाना। अब हेडिंग डालो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। अब यहां लिखो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। किस चीज की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। प्रिपेयर quotation, resource planning, resource scheduling। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब होता है आकलन, लमसम बता देना कि जैसे ऐसा समझ लो कि कहीं पर आपको कुछ सामान लेना है, कुछ ज़्यादा सामान लेना है, तो एक बारी आप गए, आप उससे दुकानदार से कहा कि ज़रा ऐसे ही एक आइडिया बता दो कि कितना लगेगा। तो उसने कहा मान लो 10 रुपये का ये, 20 रुपये का ये, 100 रुपये का ये, 200 का ये, 400 का ये, लमसम तुम्हारा 1000-1200 रुपये लगेगा। ये इसको हम एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कभी कभी हम ऐसे ही मोल भाव करने के लिए कहते हैं क्या भाव दिया, तो कहते हैं आपको कितना लेना, कहते नहीं ऐसे ही बस पूछ रहे, लेना नहीं। ऐसा कभी कभी पूछने का भी मन करता है, मार्केट का पता तो चले कि क्या चीज़ कितने भाव में चल रही है। तो वो ऐसे ही कोई रेट एक बता देता है, कहता है जब लेना हो तो बताइए और कम ज़्यादा कर देंगे। आपको भी कन्विंस करता रहता है वो साथ में कि अगर आपको लेने का मन है तो आप बताइए, हम रेट तो ये है लेकिन हम आपको कुछ कम ज़्यादा कर दें। कहीं कहीं कुछ लोग ये कहते हैं ना फिक्स रेट है, बस से कोई लिखा है ना फिक्स रेट, कम ज़्यादा नहीं होगा, तो वो एस्टिमेशन नहीं होता है, उसमें तो बता ही दिया कि इतना लगेगा। एस्टिमेशन हमेशा कैसा होगा, उसमें एक लमसम अमाउंट, अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली बोलते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेट, इतना लगभग। तो लगभग वाला जो एक्टिविटी है वो यही एक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, सही है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, लाइक जैसे प्रिपेयर कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है एक रेट बता देना, एक प्राइस बता देना, ठीक है, या अपना एक लगभग अमाउंट बता देना कि हम जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें करीब करीब इसमें 5 लाख रुपए खर्च आएगा, 10 लाख का आएगा, 2 लाख का आएगा, 1 लाख का आएगा, ठीक है। इसको कोटेशन कहते हैं। कोटेशन जो है ये इसको बहुत प्रॉपर कोटेशन बनाया जाता है कि उसमें जैसे बताया जाएगा कि आपका जो है वो हम जो पेमेंट है वो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है। जैसे कंपनी ने कोटेशन बना के दी कि टोटल हम आपसे 5 लाख रुपए लेंगे और इस 5 लाख को हम पहले आपसे एडवांस में 1 लाख रुपए ले लेंगे, फिर उसके बाद 20% काम होने के बाद, फिर 30% काम होने के ऐसे, फिर 40%, 50%, ऐसे ऐसे करते करते हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको बाइफरकेट कर देना, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि भाई ये सामान 1200 रुपए का है, तो बता दे कि इस 1200 में क्या क्या है, 200 रुपए का ये, 100 रुपए का ये, 50 रुपए का ये, तो बाइफरकेट कर दिया। इस तरीके से ये कोटेशन बनाई जाती है,
ठीक है, कि प्रोजेक्ट की कोटेशन, प्रोजेक्ट में ये हम करेंगे, ऐसे ऐसे लगेगा, इतना पैसा इसका, इतना पैसा इसका, इतना पैसा इसका, आपसे हम 1 लाख लेंगे, फिर 50,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर फाइनल होने पर इतना ले लेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये होती है हमारी कोटेशन। फिर यहाँ पे लिखा है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यहाँ पर ये है, देखो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है जो भी आपके पास टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स मतलब जो हार्डवेयर है हमारे पास, है ना, जो हमारे पास हार्डवेयर हैं, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारे पास टीम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही सब तो हमारे टूल्स हैं, ठीक है। जैसे ये कैमरे का स्टैंड एक टूल है, कैमरा एक टूल है, ये एक टूल है, आपकी कॉपी पेन स्टूडेंट टीचर ये सब टूल्स हैं, ठीक। एक रिसोर्स प्लानिंग में ये होता है कि हम इसका प्लान बनाएंगे कि हम कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी टीम और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग ने प्लानिंग में पढ़ा था। प्लानिंग, जो रिसोर्स प्लानिंग भी इसी के अंतर्गत होगी। और फिर रिसोर्स की शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब देखो ये होता है, ऐसे समझ लो इसको, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में सपोज तुम्हारे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी के पास 100 कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें से हम जो 50 कंप्यूटर्स हैं वो 1 से लेकर के 4 मंथ तक ये कंप्यूटर यूज होंगे। यानी कि ये अब हम यहां पर क्या बता रहे हैं, शेड्यूलिंग। या अगर हमने कहा हमारे पास 20 प्रोग्रामर्स है, तो ये बता दिया कि इसमें से 5, 5 और 5 और 5 ये टीम बन जाएगी। हमने कह दिया ये 10 डेज काम करेंगे, ये 20 डेज काम करेंगे, ये 5 डेज काम करेंगे, ये 6 डेज काम करेंगे। इनका एक शेड्यूल बना दिया, कौन कब कितनी देर काम करेगा, किसको कब कितनी देर रिसोर्स मिलेगा। जैसे दिस रूम नंबर 6 इज रिसोर्स एंड इट इज अलॉटेड टू अस, ये हमें दे दिया गया कि आप जाइए अपना पढ़ाइए, ठीक है। तो रिसोर्स को शेड्यूल करना और उसको एलोकेट करना कि किसको क्या देना है, ठीक है। तो यहां पर शेड्यूलिंग में ये हो जाएगा कि किसको कितने टाइम के लिए कौन सा रिसोर्स मिलेगा। मान लो कोई डिपार्टमेंट है, एज्यूम डिजाइन डिपार्टमेंट, तो डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए एक टीम बनाई, टीम 1 डिजाइनिंग करेगी, तो टीम 1 को डिपार्टमेंट 1 दे दिया कि आप इसको 5 दिन यूज करेंगे, फिर छोड़ दीजिएगा इस डिपार्टमेंट, फिर दूसरे लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूलिंग से ये सबको शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका ये शेड्यूल है, ठीक है। जैसे आपको आपका टाइम टेबल मिल गया कि ये शेड्यूल हमारा, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप रूम में अपने आप आ जाते, टीचर अपने आप आ जाता, ठीक है। एग्जाम अगर है तो एग्जाम सेंटर पे आप अपने आप पहुंच जाते हैं, जहाँ जिस इन्विजिलेटर को जाना है उसको भी शेड्यूल पहुंच जाता है, जिस ऑब्जर्वर को जाना है उसको भी शेड्यूल पहुंच जाता है, पेपर वाले को शेड्यूल पहुंच जाता है कहाँ कहाँ पेपर देने, कॉपी वाले को मिल जाता है कॉपी कहाँ से कलेक्ट करनी। तो सबकी शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये भी इसी में होगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी समझ में आ गया, क्लियर है ये। अब यहां पे लिखो लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये इस शेड्यूलिंग को जब हम करेंगे, ये जो एक्टिविटी थी जब इनको करेंगे तो क्या क्या होता जाएगा, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन या एक्शन सीक्वेंस, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये इसको हम लाइन ऑफ एक्शंस कहते हैं। यहां लाइन ऑफ एक्शन लिखो।
determine size of the product, determine size of the product, determine size of the product. अब ये जब हमें साइज ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि जब साइज एस्टिमेशन हो जाएगा, यानी कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, साइज एस्टिमेशन। साइज एस्टिमेशन का मतलब तो प्रोजेक्ट बड़ा कितना है, इसमें 10,000 लाइन ऑफ कोड यूज होगा, 20,000 लाइन, 50,000 लाइन, 1 लाख लाइन, 10 लाख लाइन, कितना लाइन ऑफ कोड यूज होगा। किसी सॉफ्टवेयर का साइज का क्या मतलब है, लाइन ऑफ कोड। कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना तो आपसे हम कहेंगे तुमने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया और स्विच स्टेटमेंट का स्विच केस यूज करके प्रोग्राम बनाया या यूनियन या स्ट्रक्चर यूज करके करा, तो किसी भी प्रोग्राम को तुम खुद बताओगे कि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ये प्रोग्राम बहुत छोटा है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने में जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज्यादा लगेंगे वो प्रोग्राम हमारा बड़ा हो जाएगा, जितने कम लगे वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिटरमिन साइज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर का साइज पता चल जाए कि कितने मॉड्यूल्स होंगे, कितने लाइन ऑफ कोड्स होंगे, उसमें कितने प्रोग्राम्स होंगे, सब सारा पता चल रहा है। ये एस्टीमेट अगर पता चल रहा है, ठीक, तो इससे जब ये साइज एस्टिमेशन हो जाएगा तो इसी से इस वाले ये वाले प्रोसेस, मतलब ये इस एक्शन से, ये एक्शन है समझ लो, इट इज एक्शन। इस एक्शन जब ये हो जाएगा तो दूसरा एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन नंबर 2। यहां पे लिखो डिटरमिन द एफर्ट, डिटरमिन समझते हो, डिटरमिन होता है निर्धारित करना, निर्धारण। डिटरमिन द एफर्ट, डिटरमिन द एफर्ट। तो डिटरमिन एफर्ट का मतलब है एफर्ट को निर्धारित करने के लिए हमें एफर्ट एस्टिमेशन करना होगा, ठीक है। कितना एफर्ट देंगे उस एफर्ट को नापने के लिए एफर्ट एस्टिमेशन। एफर्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितनी मेहनत लगेगी, इसको एफर्ट कहते हैं, ठीक है, एफर्ट एस्टिमेशन। और जब आपका ये साइज एस्टिमेशन और एफर्ट एस्टिमेशन निकल आएगा तो हमारा तीसरा जो एक्शन होगा दैट इज एक्शन 3, डिटरमिन द कॉस्ट। अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, वेरी गुड। इसका मतलब ये होता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। सिंपल इसलिए कि तुम लोग इसको समझ पा रहे हो, है ना, नहीं तो ऐसा होता कि जगते हैं सर हमसे पूछ रहे क्या कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया। यानी कि देखो अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये किसकी वजह से है, ये है इस पहले वाले की वजह से, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये थी कि कोटेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग करने के बाद में अब हम ये करेंगे कि साइज एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन। ये क्लियर हो गई बात, ठीक, गुड। अब लिखो LOC। ये हमने वैसे बताया हुआ तुम लोगों को 2 मैट्रिक्स। देखो LOC
LOC मैट्रिक, तो लिखो LOC मैट्रिक। LOC तो आप लोगों को पता ही है, लाइन ऑफ कोड। तो LOC मैट्रिक्स कहता है कि नंबर ऑफ लाइन, और ये जो कोड होंगे ना, एग्जीक्यूटेबल लाइंस ओनली। अच्छा, एग्जीक्यूटेबल लाइंस ओनली का मतलब है कि जैसे आपका जो कमेंट लाइन होती है, ठीक है, ये हमारी कैसी लाइन है? नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड, ये इंक्लूड नहीं होगा कोड, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स में, LOC मैट्रिक्स में नापा जाता है एरर पर KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड। किलो लाइन ऑफ कोड में किलो का क्या मतलब है? 1000। किलो का मतलब 1000, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है 30 KLOC, इसका मतलब 30,000 LOC, 30,000 LOC, इसका ये मतलब होगा। 30 के LOC का मतलब 30,000 LOC लाइन ऑफ कोड, सही। एरर पर KLOC, डिफेक्ट पर KLOC। देखो, एरर और डिफेक्ट में थोड़ा सा अंतर होगा। डिफेक्ट में भी काम चल जाता है, जैसे कोई चीज डिफेक्टिव हो, मार्केट में ऐसी तो मार्केट लगती है पूरी, खाली डिफेक्टिव पीस की मार्केट लगी है ना, कि इसमें कुछ थोड़ा सा कमी है, आपके काम चल जाए तो चला लिया, सस्ता मिल जाता है। ऐसे ही डिफेक्ट प्रोग्राम में भी होता है, ठीक है। मान लो कि तुम कोई दो वैल्यू जोड़ रहे हो और हमने ले लिया इंट A और इंट B, तो थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। हमने ले लिया इंट A B C और हमने कहा C इज इक्वल टू A प्लस B, सब इसमें लिखा हुआ है, इन प्रिंट एफ, स्कैन एफ और %, हेडर वो फाइल्स वगैरह, इंक्लूड stdio डॉट h वगैरह सब लिखा है पूरा। अब बताओ गलती क्या है? प्रिंट सब कर रहा है, प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट भी करा, प्रिंट सी वैल्यू इंटर करा रहे हैं ना, वैल्यू कह रहे हैं A दो B दो, जोड़ देंगे तो A दे रहे हैं, B दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो गलती क्या है इसमें?
कहाँ ब्रैकेट? ना ना ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं, ब्रैकेट कहाँ लगेगा यहाँ पर? ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी तो दोगे, ब्रैकेट क्यों लगाते हो? ब्रैकेट लगाते हैं क्या फिर? लगाएं तब भी चलेगा तो डिफेक्ट नहीं हुआ ना ये तो उसमें एडिशन कर दिया तुमने ना। जैसे हम लिख दें प्रिंट अ मैसेज, हेलो दिस प्रोग्राम विल ऐड 2 इंटीजर्स या 2 नंबर्स, ऐसा कुछ कर लिख दें तो ये भी एक जोड़ो चाहे ना जोड़ो, चाहे मैसेज प्रिंट कराओ चाहे ना कराओ, जोड़ तो देगा ही ना। तो किससे हो जाता? तो जोड़ेगा कैसे? नहीं हमें ऐड को जोड़ मतलब डिस्प्ले भी कराना है ना, रिजल्ट को हम रिजल्ट को डिस्प्ले भी करा रहे हैं। ये है इसका डिफेक्ट, क्या है? इंटीजर ही वैल्यू जोड़ेगा, ये रियल वैल्यू नहीं जोड़ेगा। हाँ ये हाँ ये डिफेक्ट है इसके, है ना, ये चीज है इसका डिफेक्ट। तो इसमें देखो एरर नहीं है, इसमें क्या है? डिफेक्ट। जैसे मान लो कि हमने प्रिंट दिया, मार्कशीट को हमने प्रिंट दे दिया। अब जो हमने प्रिंट दिया हुआ है वो प्रिंट दिया है कि जो मार्कशीट के नंबर हैं वो जो भी मार्कशीट का फॉर्मेट है उसमें वो प्रिंट कर दे, ठीक है। तो इसमें ऐसा ये हो सकता है पॉसिबल कि जो भी हम प्रिंट आउट ले रहे हैं तो उसमें ना प्रिंट क्वालिटी भी सेट करी जाती है, प्रिंट क्वालिटी सेट करी जाती है। मान लीजिए प्रिंट आप बहुत बड़ा ले रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपने फॉन्ट साइज चूज करा हुआ है वो उस पर ब्लर हो जाए, फ्यूचर में पॉसिबल है ऐसा। जैसे आपने फोटो खींची, फोटो बहुत अच्छी है, इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं। हमने जब प्रिंट कराई, प्रिंट उसको पोस्टर साइज की करा दी, तो जब पोस्टर साइज की कराई तो वो ब्लर हो गई, तब उसका डिफेक्ट समझा, अच्छा इसकी क्वालिटी बहुत हाई रखनी चाहिए थी, मतलब उसमें कोई गलती नहीं थी, बस क्वालिटी बहुत हाई रखते तो हमारा बड़ा भी प्रिंट आउट निकल आता। जैसे यहाँ पर ये रियल वैल्यू को नहीं जोड़ेगा, फ्रैक्शनल नंबर्स को डिस्कार्ड कर देगा, डेसिमल के बाद की वैल्यू लेगा ही नहीं और जोड़ के रख देगा रिजल्ट, तब गलती होगी, ठीक है। तो खैर ये हो गया आपका। अच्छा इसी में और भी कुछ चीज़ें, तो डिफेक्ट पर KLOC हो गया, और लिखो डॉलर पर LOC। अब यहाँ पे आप डॉलर के साथ साथ डॉलर पर LOC और रुपीस पर LOC, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये उस वक्त की है जब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ही बनाता था सॉफ्टवेयर, तो वो डॉलर में लेता था। अब हम लोग भी बना रहे हैं तो हम रुपीस में भी लेंगे, चिल्लर में भी लेंगे, सब लेंगे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे ये जो ना इंडिया के जो कोडर्स हैं या इंडिया के प्रोग्रामर हैं, डिज़ाइनर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनको क्यों हायर करा जाता है? कम पैसे में। यहाँ पे दो ठेला एक साथ जा रहा हो ना टमाटर का, मान लो दोनों 100 रुपए किलो है, तो एक से खरीद रहे होगा ना 100 रुपए किलो, दूसरा का 90 रुपए किलो, 90 रुपए किलो, तीसरा उस पार्ट से बोलेगा 100 रुपए में 1.5 किलो। मतलब यहाँ पर कोई भी भाव आप लगा सकते हैं। एक ने कहा कि हम ठीक है हम जॉब करेंगे, हम 12 घंटे जॉब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 दीजिएगा। तो उसके बगल में एक खड़ा हुआ कह रहा हम 14 घंटे काम करेंगे, 4,000 रुपये दीजिए। मतलब ऐसे ही तैसी अपने यहाँ ये है ना, मिल जाता है इधर क्या। तो डॉलर पर LOC का मतलब यहाँ पर कि उसमें एक लाइन का आप पैसा जोड़ सकते हैं कि हर लाइन का हम इतना पैसा लेंगे, ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। LOC मैट्रिक्स ऐसे भी करे जाते हैं, हालांकि ऐसे बताया नहीं जाता है। क्लाइंट तो ले मैंने उसको क्या पता कि इसने कॉपी पेस्ट करा हुआ।
मैं आपने 100 लाइन का प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए 1000 लाइन का प्रोग्राम, उसमें 20 से 25 लाइन कॉपी और पेस्ट, और 1 लाइन का आपने $3 लिख रखा, तो 25 लाइन हो गया $75 उसका, एक उसका तो आप क्या कहते हैं ठग लेंगे ना उसको। तो इस तरह से जोड़ा नहीं जाता वैसे, मतलब ये वर्स्ट है ये सब, लेकिन है। कहीं कहीं होता नहीं है कि प्रोडक्ट का भी पैसा लेंगे, पैकिंग का भी पैसा लेंगे, डोरी का भी पैसा लेंगे, जो पानी पिलाए उसका भी पैसा, जो बैठे उसका पैसा ले लेंगे। तो वहां से कस्टमर ना लड़ जाता है कि हर चीज का पैसा ले लो तुम। फिर लिखो पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर KLOC। पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर KLOC। 1000 लाइन ऑफ कोड का एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। अगर क्लाइंट ये कहता है कि हमें जो है, आपने जितना भी कोड बनाया, जितना भी प्रोग्राम लिखा है, चाहे वो 10,000, 20,000, लाख लाइन का जो भी बनाया आपने सॉफ्टवेयर, उसमें हर एक हजार लाइन को समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाइए हमको। 1000 लाइन ये जो लिखी है ये क्या है, इसको बगल में आप लिखिए, चाहे उसका एक डॉक्यूमेंट बना कर लिखिए, ये पेपर वर्क होगा, ठीक है। तो पेजेस पता चल जाएंगे कितने, उतने पेजेस का पैसा ले लिया जाएगा। ये भी कर सकते हैं। तो पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर KLOC, यानी कि ये एक पेज बनेगा। और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन मींस नोटिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग इन दिस 1000 लाइन ऑफ कोड। इस 1000 लाइन ऑफ कोड में जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है वही लिख दिया जाएगा एक पेज में। पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर KLOC, 1000 लाइन में जो हो रहा है वो एक ही पेज में लिखा जाएगा। फिर दूसरी जो 2000 लाइन है उसमें जो हो रहा होगा एक पेज और करा जाएगा। यानी अगर 20,000 लाइन ऑफ कोड है तो 20 पेज लगेगा। क्लियर है ये? ऐसा, ठीक है। तो उसी हिसाब से एक पेज का डॉलर के हिसाब से या रुपीस के हिसाब से ले लिया जाएगा। तो वहां पर चाहे ब्रैकेट में उधर लिख लो $/रुपीस, सिंबल बना लो लास्ट में। और कमेंट लाइन और ब्लैंक लाइन वो एक्सक्लूड कर देना। कमेंट लाइन और ब्लैंक लाइन जो ऊपर लिखा था ना, कमेंट लाइन कहाँ गया, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल, ये क्या रहेगा, ये जो है मैट्रिक्स में से ये एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब इसको शामिल नहीं करा जाएगा एस्टिमेशन में, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, LOC मैट्रिक्स इसको कहते हैं, कि आप लाइन ऑफ कोड से भी क्या कहते हैं काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है एक काफी स्लो मेथड है, ये एक स्लो मेथड भी है और बहुत लेंदी मेथड भी है इसको करने के लिए। फिर क्या होगा, लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर कर जाएगा। यही प्रोग्रामिंग, यही जो सॉफ्टवेयर है C में बना रहे हैं, यही C++ बनाएंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, पाइथन बनाएंगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब आप ये कह लीजिए कि लैंग्वेज के हिसाब से आपको, अगर जैसे HTML वगैरह CSS है, JS है आप लेंगे, या अगर आपने प्लगइन्स यूज कर लिए तो लाइन ऑफ कोड कहाँ से लिखेंगे, है ना। प्लगइन ले ली, लाइन ऑफ कोड खत्म, कहना आपको तो लाइन ऑफ कोड से मतलब था, लाइन ऑफ कोड तो आप इसमें लिखे ही नहीं, ये 4-5 लाइन ऑफ कोड, ये लो पैसा दो सॉफ्टवेयर, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये क्या है ना, LOC जो है ये लैंग्वेज डिपेंडेंट टेक्निक है। ऐसे नहीं करो, लिखो ये पॉइंट ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, LOC इज लैंग्वेज डिपेंडेंट, इसका डिसएडवांटेज है ये।
लैंग्वेज डिपेंडेंट मतलब LOC could be differ language to language. LOC could be differ language to language. अच्छा, ये एम्फेसिस LOC अगर मैट्रिक्स है तो सिर्फ ये एम्फेसिस करेगा लाइन ऑफ कोड पर, यानी कि जो आपने डिजाइनिंग बनाई उसको कैसे आप काउंट करेंगे, जो एनालिसिस करिए क्यों, उस सब का पैसा कैसे मिलेगा? जब आपने एनालिसिस करी है, डिजाइनिंग करी है, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बहुत सारी फेजेस हैं इन्वॉल्व। आपने तो सिर्फ LOC का पैसा जोड़ा है ना, तो ये केवल इंक्लूड किसे करता है? LOC को इंक्लूड करता है, ठीक है ना? तो ये emphasis on coding only, drawbacks है इसके, drawback of LOC matrix. It is not good for every project. हर प्रोजेक्ट के लिए बढ़िया भी नहीं है ये, क्योंकि sometime you cannot predict the line of code in advance. आपको नहीं पता है कि कितना लाइन ऑफ कोड लगने वाला है। कभी ऐसा होता है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आ गए तो वो जब तक बनेगा नहीं तब तक आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो क्लाइंट है उसको तो एडवांस में बताना पड़ेगा ना कि वो कितना लेंगे। आप कह रहे हैं बनाने के बाद बताएंगे, बनाने के बाद आपने कहा इतना लेंगे ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि किसी नए आप टैक्सी वाले को पकड़े, कहते भाई फलानी जगह चल रहे हो, तो कहेगा आप कहें क्या भाड़ा, कहें भाई उधर कभी गए नहीं, अब चलें देखें तो बताएं। पता चला जब वो मेहनत करके पहुंचा तब आपसे कहा तो उसमें भिड़ा वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब नहीं इतना नहीं देंगे, इतना थोड़ा जाओ तुम आप हमें वहीं छोड़ दो जहाँ से लाए ठीक है। तो एम्फेसिस ऑन कोडिंग ओनली और नॉट good for all projects, all type of project, not good for all types of projects। ये भी लिख लो। all types of project। अब हेडिंग डालो फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स। इसके कैलकुलेशन को तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इसके बस कुछ पॉइंट लिख लो बस। फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स function point matrix। given by Alan Albrecht in 1970। It is also known as FPA। ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है आपके एग्जाम में। देखो इसमें नीचे इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, FPA फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, FP function point analysis। It is also known as function point analysis। नेक्स्ट लाइन में लिखो इट मेजर
functionality from user point of view. It measures functionality from users point of view. यूजर पॉइंट ऑफ व्यू की मतलब यूजर्स को जो फंक्शनैलिटी चाहिए उसको मेजर करने के लिए फंक्शन पॉइंट एनालिसिस यूज होती है। देखो इसका मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर से, जैसे यूजर है, यूजर ने अपने सॉफ्टवेयर से जो भी रिक्वेस्ट करा है, ये सॉफ्टवेयर उसको क्या करेगा, रिटर्न में उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ले करके ये फंक्शन पॉइंट एनालिसिस होती है, ठीक है। FPA, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है वो हमने आपको नीचे बताया। और लिखो, इसमें एक पॉइंट और लिखो, इट कैन एस्टिमेट द कॉस्ट एंड एफर्ट। इट कैन एस्टिमेट द कॉस्ट एंड एफर्ट। इट कैन एस्टिमेट कॉस्ट एंड एफर्ट, कॉस्ट एंड एफर्ट टू design, code and test the software. To design, code and test the software. And test the software. नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट कैन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ एरर्स। इट कैन प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब होता है आकाशवाणी, पहले से जान लेना, भविष्यवाणी। इट कैन प्रिडिक्ट द एरर्स ड्यूरिंग द टेस्टिंग। प्रिडिक्ट errors during testing. और लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, forecast the number of components. forecast भी यही होता है, predict। आप predict भी लिख सकते हैं। forecast number of component, मतलब सॉफ्टवेयर में कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, कितने मॉड्यूल्स बनेंगे, कितने, उसको प्रेडिक्ट करा जा सकता है इस, ये क्या कहते हैं, FPA से, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस।
एडवांटेज लिखो इसका, एडवांटेज ऑफ एफपीए। एडवांटेज ऑफ एफपीए, it is not restricted to code, it is not restricted to code और LOC पे restricted नहीं है ये। LOC मैट्रिक्स तो LOC पे restricted थी, लेकिन ये LOC पे restricted नहीं है। नंबर ऑफ कोड्स कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात फंक्शन पॉइंट्स पे करता है, LOC पे करता ही नहीं। तो it is not restricted to कोड और LOC। अच्छा, जब LOC पे नहीं तो लैंग्वेज डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। तो लिखो नेक्स्ट, इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एक और लिखो, मोर एक्यूरेट देन LOC मैट्रिक्स, मोर एक्यूरेट देन LOC मैट्रिक्स। LOC मैट्रिक्स से ये क्या है? मोर एक्यूरेट, और एक्यूरेट, ज्यादा, मतलब उससे अच्छा है, बेटर देन दैट। डिसएडवांटेज लिखो, लिखो इसमें एस्टिमेशन इज सब्जेक्टिव। डिसएडवांटेज लिखना है इसका, एस्टिमेशन इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब समझो। देखो, एक होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब समझे हमने। जैसे ऑब्जेक्टिव में हमने कहा कि आंसर A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर लिखा, एक टिक करना है आपको, ये है ऑब्जेक्टिव। अब हमने कहा एक क्वेश्चन है, मान लो कि हमने कहा CPU के बारे में लिखो, लिखना है तुम्हें, सब्जेक्टिव। अब यहां पे लिखा है एस्टिमेशन इज सब्जेक्टिव, दैट मीन्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैन एस्टिमेट डिफरेंट एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये होता है सब्जेक्टिव। जैसे किसी से राय लेना और किसी से ऑप्शन पूछना। हम किसी से कहें ये एक लाल पेन है, एक नीला पेन है, कौन सा ले, बता देगा लाल या नीला, या कहेगा दोनों नहीं। लेकिन अब हम किसी से ये कहें अच्छा राय दो कि हमें पेन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उसकी राय हमारे बारे में कुछ और हो सकती है, किसी से और पूछेंगे उसका कुछ और होगा, किसी से और कहेंगे तो और हो सकता है। तो सब्जेक्टिव में जो क्या कहते हैं हमारा कंक्लूजन है वो डिफरेंट हो सकता है ना। किसी चीज को लिखने के लिए कहें कि इसके बारे में आप लिखिए कुछ, तो आप ही से कहेंगे तो आप अलग अलग लिखेंगे एक ही चीज के। जैसे हम कहें अच्छा चलो तुम लिखो मेमोरी के बारे में लिखो, तो आप सब लिखेंगे, सबका जो मेन कंक्लूजन होगा वो सबका सेम होगा, बट जो कंटेंट कुड बी डिफरेंट। कोई टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, कोई टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, किसी की वोकैबुलरी कुछ होगी, किसी की वोकैबुलरी कुछ होगी, होगा कि नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि चूंकि ये सब्जेक्टिव है, इसलिए जो फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स है इसके रिजल्ट भी डिफर कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा एस्टिमेशन इज सब्जेक्टिव, सो रिजल्ट कुड बी क्या डिफरेंट, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि सब्जेक्टिव है ना। यहां पर जो लिख रहे हैं कोई 3 लाइन में खत्म कर देगा इसको, कोई 5 लाइन में खत्म करेगा, कोई 6 लाइन में, कोई 1 पैराग्राफ में, कोई 2 पैराग्राफ में, कोई पॉइंट बना के लिखेगा, कोई बुलेट बना के लिखेगा, कोई हेडिंग डाल के लिखेगा। तो सबका जो आउटलुक है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में।
तो चूंकि एफपीए सब्जेक्टिव है, इसमें सब समझ करके एस्टिमेशन होता है, तो कोई टीम कुछ समझेगी, कोई टीम कुछ समझेगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया ड्रॉबैक। और एक लिखो इसमें, डिफिकल्ट टू कंप्यूट, डिफिकल्ट टू कंप्यूट। डिफिकल्ट टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। वो अभी नेक्स्ट क्लास में इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे, टेबल्स कुछ रहती है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। हालांकि इतना भी टफ नहीं रहता, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो कैलकुलेशन कुड बी, हाँ कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। और एक ओरिएंटेशन, चलो इसको जोड़ो, हार्ड टू ऑटोमेट लिख लो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, लास्ट डिसएडवांटेज, हार्ड टू ऑटोमेट। ऑटोमेट का मतलब होता है कि फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स को कोई फॉर्मूला बना के सेट नहीं करा जा सकता कि बस अब इसका एक प्रोग्राम बना दे, इसी में सब डाल दे और अपने आप ये कैलकुलेट करके हमें दे दे। हमें मैनुअल एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है ऑटोमेट नहीं कर सकते एफपीए को, इट इज कैलकुलेट मैनुअली, हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी इसका कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? चलो दैट्स इट, थैंक यू।